दोस्तों नमस्कार, सभी को जय श्री कृष्णा। पिछली क्लास के अंदर अपन ने पढ़ा था चौहान वंश का उत्पत्ति के सिद्धांत, कहाँ से चौहानों की उत्पत्ति हुई और जो शुरू के चौहान थे उनके बारे में अंदर पढ़ा। और चौहानों के जो मत है कि चौहान की उत्पत्ति कैसे हुई, किसी ने कहा था तो चौहानी विदेशी जाति थे चौहान, और किसी ने कहा था ब्राह्मण वंश से संबंधित थे। और बिजोलिया शिलालेख के अनुसार ही चौहान कैसे थे, वत्स्य गोत्रीय ब्राह्मण बताया गया था बिजोलिया शिलालेख के अनुसार। और फिर चंद्रबरदाई की ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार चौहानों को कैसे बताया था कि चौहान अग्निकुंड से उत्पन्न हुए थे, 4 पुत्रों में से उनमें से ही एक थे। कल अपन ने पढ़ लिया था गुवक सेकंड। आज अपन बात करते हैं चंदनराज शुरू के अंदर जो शुरू के चौहान वंश थे उनमें अंदर बहुत ही शक्तिशाली शासक था। तो लिखते हैं अपन चंदनराज ने क्या किया, जो दिल्ली का उस समय तोमर वंश था, दिल्ली के अंदर कौन सा वंश था, तोमर। इस तोमर का राज्य का नाम था रुद्र। तो यहां पर आप लिखना दिल्ली के तोमर वंश, दिल्ली के तोमर वंश के शासक था रुद्र। इस रुद्र की बहन का नाम था रुद्राणी, रुद्र की बहन थी रुद्राणी। और कई इसका नाम मिलते हैं अपन को, आत्मप्रभा, दोनों नाम मिलते हैं, आत्मप्रभा। इस तोमर वंश के राजा रुद्र को पराजित कर इसने क्या किया, इसकी बहन रुद्राणी से विवाह किया था। ये रुद्राणी शैव धर्म की अनुयायी थी। शैव धर्म उसके अंदर बोला जाता है जो भगवान शिव की पूजा करता है। इस रुद्राणी ने क्या, चंद्रराज के साथ में आके पुष्कर के अंदर हमेशा डेली 1000 शिवलिंग की पूजा करती थी, और वहां पर 1000 शिवलिंग स्थापित करवाए गए थे। और माना जाता है कि जो पुष्कर के अंदर जो घाटों के किनारे घाटों का निर्माण हुआ था, पुष्कर झील, वो इस चंदनराज के ही समय हुआ था। क्योंकि रुद्राणी शैव धर्म की अनुयायी थी और उसी हमेशा वहां पर पूजा करती थी, 1000 शिवलिंग की हमेशा पूजा करती थी। इसलिए माना जाता है कि जो पुष्कर के किनारे जो घाट बने हुए हैं उनकी स्थापना चंदनराज के समय ही हुई थी। तो आप यहां लिख लेना आत्मप्रभा, रुद्र, तोमर वंश के राजा रुद्र की बहन रुद्राणी आत्मप्रभा से विवाह किया। फिर लिखना आत्मप्रभा शैव धर्म की अनुयायी थी। क्वेश्चन आ रखा है एक बार, ये शैव धर्म की अनुयायी थी, इसके बाद लिखना आत्मप्रभा पुष्कर झील में 1000 शिवलिंग की स्थापित किए, 1000 शिवलिंग स्थापित किए इसने, और हमेशा इसकी पूजा करती थी। और नोट लगा के लिखना पुष्कर झील के किनारे, पुष्कर झील के किनारे घाटों का निर्माण इसी की काल का है, इसी के काल का माना जाता है। दोनों चीज लिखा दिया मैंने, आपको पहले समझा दिया, फिर ये पूरा चंदनराज लिखा दिया। इंपॉर्टेंट है चंदनराज, इसको आप आराम से लिखो। फिर बात आती है अपने चंद्रराज के बाद शासक और भी छोटे मोटे शासक बना लेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट शासक आता है विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आ रखा है 2 3 4 बार में क्वेश्चन आ रखा है इसका। तो अपन बात करते हैं विग्रहराज। तो हेडिंग लगाओ अब अपन विग्रहराज द्वितीय। विग्रहराज द्वितीय विग्रहराज के अंदर इंपॉर्टेंट है अपने, विग्रहराज ने क्या किया, ये जो गुजरात का चालुक्य शासक
गुजरात का चालुक्य अपन सोलंकी बोलते थे। शुरू की 4 उत्पत्ति होती है पुत्रों की, अग्निकुंड से अपन ने उसके अंदर बताया था। चालुक्य मतलब सोलंकी। इस विग्रहराज ने जो गुजरात का चालुक्य शासक था, कौन, मूलराज प्रथम, इसको पराजित किया था। तो यहां लगाओ आप, इसने गुजरात के चालुक्य शासक कौन था, मूलराज प्रथम को पराजित किया। मूलराज प्रथम को इसने पराजित किया। इसको पराजित कर इसने क्या, भड़ोच, जो गुजरात के अंदर एक जगह, वहां पर आशापुरा माता का मंदिर बनाया। फिर पराजित किया वे भड़ोच। भड़ोच कहां पर है, गुजरात के अंदर है। गुजरात में आशापुरा माता का मंदिर बनाया। आशापुरा माता का मंदिर बनाया। मजे से पढ़ना, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। आप जब इंटरेस्ट लेके पढ़ोगे तो ये रास्ता निश्चय आसान हो जाएगी। कुछ नहीं है, बस देखो छोटा सा छोटे गुजरात के मूलराज प्रथम को पराजित किया और भड़ोच के अंदर जो आशापुरा माता का मंदिर बना दिया। ये कला संस्कृति के अंदर अलग से जब मंदिर होते हैं, वहां पर आशापुरा माता का मंदिर कहाँ है, गुजरात के अंदर। हिस्ट्री के अपन साथ पढ़ेंगे तो कला संस्कृति भी अपने साथ हो जाएगी। ये एक छोटा सा था अपने विग्रहराज द्वितीय। इसके बाद आता है पृथ्वीराज प्रथम। ये विग्रहराज तृतीय का पुत्र था। पृथ्वीराज प्रथम किसका पुत्र था, विग्रहराज तृतीय का। तो फिर लिखो आप अपन पृथ्वीराज प्रथम। अब पृथ्वीराज प्रथम आया अपने। पृथ्वीराज तृतीय बहुत ही शानदार शासक रहा था, बहुत ही प्रतापी शासक माना जाता है चौहान अजमेर इतिहास का। आते अपन पृथ्वीराज, पहले तो प्रथम की, तृतीय की बाद के अंदर बात करेंगे। पृथ्वीराज प्रथम ये किसका पुत्र था, तो इंपॉर्टेंट है, ये विग्रहराज तृतीय का पुत्र था। क्वेश्चन आ रखा है, क्योंकि ये सीक्वेंस पूछा जाता है। विग्रहराज ऐसे, विग्रहराज द्वितीय, पृथ्वीराज तृतीय, फिर पृथ्वीराज प्रथम और अजिराज, फिर इसके अंदर कौन सा सीक्वेंस है, तो इसीलिए थोड़ा ये ध्यान रखना। यह विग्रहराज तृतीय का पुत्र था। थोड़ा ये इंपॉर्टेंट है। फिर इस पृथ्वीराज प्रथम का एक मंत्री था हट्टड़। कौन था, हट्टड़। इसने रेवासा धाम शिखर के अंदर जीर्ण माता का मंदिर बनाया था। तो इसका मंत्री, इसके मंत्री हट्टड़ ने रेवासा धाम बोलते हैं इसको, रेवासा धाम शिखर में जीर्ण माता का मंदिर बनाया। मंदिर बनाया, सब लिखूंगा आपको मैं, मंदिर, मस्जिद और जो भी कोई है किसी शासक या दरबारी कवि पुस्तक सब लिखाऊंगा। कला संस्कृति अपन साथ में लेंगे, पढ़ेंगे बहुत ही मजे से। तो पृथ्वीराज प्रथम आया था, इसका किसका पुत्र था, तो विग्रहराज तृतीय का पुत्र था। विग्रहराज तृतीय का पुत्र था, तो इसका मंत्री था एक हट्टड़। इसने क्या किया, रेवासा धाम शिखर के अंदर एक मंदिर बना दिया, किसका, जीर्ण माता का मंदिर। और अपने बहुत ही इंपॉर्टेंट है जीर्ण माता का मंदिर, कहां पर है, रेवासा धाम शिखर के अंदर। इसके बाद अपन बात आती है अजिराज। पृथ्वीराज प्रथम हो गया, इसके बाद बात किसकी आती है, अपने अजिराज। तो लिखो अजिराज। एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा ओल्ड पेपर की, कोई भी पुस्तक उठा के देख लेना, एक भी पुस्तक बाहर नहीं जाएगा। और समझाऊंगा अच्छी तरह से मैं आपको। शासक बनता है अजिराज। शुरू के जो चौहान वंश थे उनमें सर्वाधिक विस्तार किसने किया था, अजिराज ने। क्योंकि यहां तक तो जब ये पृथ्वीराज प्रथम तक तो चलता है अपने इसके आसाम के आसपास नागौर राजधानी थी। अजिराज ने क्या किया, अपनी नया साम्राज्य को फैलाया ज्यादा।
ज्यादा साम्राज्य फैलाकर अजमेर तक स्थानांतरित कर दिया और इसने क्या अजमेर को अपनी राजधानी बना दी। और एक दुर्ग की बात है कि जो अजमेर दुर्ग पे वो अजीर पाल ने बनाया था, लेकिन कर्नल जेम्स टोड गनू था वो अजय पाल ने बनाया था। इसके अंदर डाउट है किसने बनाया था, लेकिन अपने इतिहास के अंदर माना जाता है कि अजीराज ने वो बनाया था। फिर आता है इसका ये किसका पुत्र था, तो पहले इसकी बात करते हैं अपन अजीराज के पिता। पिता कौन था, पृथ्वीराज प्रताप, क्योंकि इंपॉर्टेंट है इसीलिए इसको अपन बात करेंगे। इसकी रानी थी सोमलेखा, इसने सिक्के चलाए, उसके अंदर इसकी रानी का भी नाम मिलता है, इसीलिए इसकी रानी का नाम था सोमलेखा। और इसका एक पुत्र था कौन, अन्नोराज, पुत्र अन्नोराज, अन्नाजी नाम से ये प्रसिद्ध हुए अन्नोराज। ये चीज अपन पहले तो बेसिक लिख ली। फिर अपन बात आती है अजयराज ने 1113 के अंदर, कब 1113 के अंदर अजमेरू यानी अजमेर नगर बसाया था। पहले अजमेर का नाम क्या था, अजमेरू, और अजमेर नगर बसाया था और अपनी इसको उसने राजधानी बनाई थी। तो ये थोड़ा लिखना, 1113 में अजमेरू नगर बसाया, और अजमेरू को कहते हैं वर्तमान के अंदर अजमेर, वे अपनी राजधानी बनाई। बनाई इंपॉर्टेंट है, लिख लेना। 1113 तक बात आती है। फिर अपन बात आती है अजयराज ने अजमेरू दुर्ग बनाया था। अजमेरू दुर्ग ये तारागढ़ नाम से बाद के अंदर प्रसिद्ध हुआ था। तारागढ़ में इसलिए प्रसिद्ध था, मेवाड़ का एक राजकुमार था पृथ्वीराज सिसोदिया, जिसको कहते हैं अपन उगना राजकुमार, उसकी घरवाले के नाम पर उसने अपना इस दुर्ग का नाम रख दिया तारागढ़। राजस्थान के अंदर 2 तारागढ़ दुर्ग, एक बूंदी के अंदर और एक अपने अजमेर के अंदर, और दोनों ही दुर्ग पर एक बार याद रखना, नोट लिख देना, दोनों ही दुर्ग पर मेवाड़ का एक बार तो अधिकार रहा ही रहा है। मेवाड़ साम्राज्य का अधिकार, सिसोदिया वंश का अधिकार रहा दिया है। क्यों, उस समय जब अजमेर पर तो पृथ्वीराज सिसोदिया उसके वंश का भी एक बार क्यों उसकी घरवाली के नाम रचना, और तारागढ़ दुर्ग, तारागढ़ बूंदी तो खुद एक बार मेवाड़ के अधीन, हमेशा मेवाड़ के अधीन ही रहा है, इसलिए दोनों तारागढ़ दुर्ग पर अधिकार रहा है मेवाड़ का। फिर बात करते हैं अपन अजयराज के अंदर। अजयराज ने अजमेरू दुर्ग भी बनाया, तो यहां लिख लेना थोड़ा, अजमेरू दुर्ग का निर्माण, वे अजमेरू दुर्ग, जिसको अपन वर्तमान में कहते हैं तारागढ़, का निर्माण किया। ये बात आती है अपन अजयराज यहाँ, और अपन लिख लेते हैं, एक बार इसको आप लिख लो। फिर इसी अजयराज ने सिक्के चलाए, अजय देव नाम के सिक्के चलाए थे, अजय देव के नाम से, खुद के नाम से सिक्के चलाए, चांदी के सिक्के चलाए, और उस चांदी के सिक्कों पर इसने अपनी घरवाली का नाम था सोमलेखा, अभी ने पत्नी का नाम बताया मैंने आपको, उसका नाम अंकित किया। तो ये भी थोड़ा लिख लेना। इसने अजय देव नाम के चांदी के सिक्के चलाए, वे अपनी घरवाली कौन थी, सोमलेखा का नाम अंकित कराया। तो अजय देव नाम के सिक्के किसने थे, अजयराज ने, थोड़ा यह इंपॉर्टेंट लगा। फिर बात आती है अपन अजयराज ने उनके अंदर जो मालवा का उस समय शासक हुआ नरवर्मन, उसको पराजित किया था। कुछ समय आ रखा है अजयराज के समकालीन मालवा का शासक कौन था, नरवर्मन। तो यहां पर लिखना आप, इसने मालवा के शासक कौन था, नरवर्मन को पराजित किया।
पराजित किया। ये थोड़ा ध्यान रखना है। मालवा का शासक था नरवर्मन, उसको पराजित कर दिया, नरवर्मन उसको पराजित किया। और अंतिम दिनों के अंदर जो अपने, जब उसको लगा कि अब अपन जीवन लीला समाप्त होने वाली, अपनी जिंदगी इसी है, तो उसने क्या किया, राजपाट सब छोड़ दिया और कहाँ से आया, पुष्कर के अंदर जाके तपस्या करने लगा और पुष्कर उस वनों के अंदर जाके अपने शांति से जीवन बिताने लगा। तो लिख लेना यहाँ, अंतिम दिनों में राज्य अर्णोराज को सौंपकर पुष्कर चला गया। इंपॉर्टेंट, अंतिम दिनों पर कहा चला गया, पुष्कर। ये था अपने अजिराज, बहुत ही शानदार इतिहास रहा अजिराज का। इसने अपनी जिंदगी बहुत ही अच्छे से गुजारी और इसने अपने जो चौहान वंश है उसका सर्वाधिक विस्तार किया था, अजमेर तक विस्तार कर दिया। इसके बाद शासक आता अपने अर्णोराज, एक बार आप इसको लिखो। इसके बाद अपन ने बात आती है अर्णोराज की, तो शुरू करते हैं अपन अर्णोराज। अर्णोराज का टाइम पीरियड भी अपन को लिखना पड़ेगा क्यों इंपॉर्टेंट है अर्णोराज। और ये किस नाम से शासक हुए थे, तो अन्ना जी। ये कब हुए थे शासक, 1133 से 55 तक, थोड़ा याद रखना, दोनों से 33-55 20 साल शासक रहा है। 33 से 55 तक अन्ना जी, अर्णोराज जी के नाम से शासक। इसने क्या किया, इसके समय जो तुर्की आक्रमणकारी थे उन्होंने इस पर, अजमेर पर अधिकार कर दिया और इसको क्या किया, इसने उसको तुर्की आक्रमणकारी को पराजित कर दिया, पराजित कर दिया। लेकिन तुर्की इनके अनुसार ये बहुत ही धार्मिक व्यक्ति था, तो इसने क्या, जो तुर्की आक्रमणकारी थे उसने अजमेर की ये पवित्र धरती को अपवित्र कर दिया। फिर इसने क्या किया, पुष्कर के अजमेर के अंदर आना सागर झील का निर्माण कराया। कब, 1137 के अंदर आना सागर झील का निर्माण कराया। तो ये लिखो, इसने तुर्की आक्रमणकारी को पराजित कर अजमेर में अन्ना सागर झील का निर्माण किया। तो अन्ना सागर झील का निर्माण किसने किया, तो अर्णोराज ने। अगर डेट पूछ ले आप तो 1137, थोड़ा इसको ध्यान रखना, तब 1137 के अंदर अन्ना सागर झील का निर्माण किया। फिर कहते हैं इसी झील के किनारे जहांगीर आया था। जहांगीर ने यहाँ पर दौलत बाग, वर्तमान के अंदर एक वहां पर बड़ा उद्यान जिसको अपन बोलते हैं सुभाष उद्यान, उसका निर्माण किया था। इसी झील के किनारे जहांगीर ने दौलत बाग, वर्तमान में कहते हैं सुभाष उद्यान, बनाया। फिर इसका बेटा आया शाहजहां, उसने क्या, बाप ने कुछ बनाया तो बेटे नहीं बनाऊंगा, तो बेटे ने क्या किया, वहां पर शाहजहां ने इसी चारों ओर क्या बना दी, बारादरी, मतलब रेलिंग की, वर्तमान में अपन बोलते हैं रेलिंग बना दी, और पहले बोल देते हैं बारादरी का निर्माण किया। वे शाहजहां ने बारादरी का निर्माण किया। समझ में आ गया, सिंपल तरीके से बता दिया। फिर इसने भी क्या किया, जो मालवा का शासक था उस समय नरवर्मन, उसको हराया था। तो इसके पिता ने भी हराया था और इसने भी हराया था। तो लिखना आप, इसने मालवा के शासक
नरवर्मन को हराया, ये भी लिख लेना। फिर अपना आता है इसके शासनकाल में इंपॉर्टेंट है, चालुक्य शासक आता है कुमारपाल। इसने क्या किया, अर्णोराज को हरा दिया। चालुक्य शासक कौन था, कुमारपाल। इसने अर्णोराज को हरा दिया और सांबर, अजमेर, नाडोल, जालोर पर अधिकार कर लिया। तो थोड़ा ये भी लिखना इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चालुक्य शासक कौन था, कुमारपाल। पाल ने अर्णोराज को पराजित कर अजमेर का कुछ भाग, सांबर, अजमेर पूरा नहीं क्योंकि अजमेर पर तो इसका अधिकार था, लेकिन अजमेर का जो चारों ओर का क्षेत्र, कुछ क्षेत्र है, उस पर इसने अजमेर, सांबर और जालोर पर अधिकार कर लिया। सांबर रहेगा, जालोर होगा और अजमेर, इस पर इन्होंने अधिकार कर लिया। उसने कुमारपाल ने। अर्णोराज ने भगवान विष्णु के वामन अवतार का एक मंदिर बनाया था अजमेर के अंदर, आदिवरा का मंदिर। तो यहां पर लिखना आप, इसने भगवान विष्णु के वामन अवतार आदिवरा का मंदिर अजमेर में बनाया। तो वामन अवतार का मंदिर, विष्णु के वामन अवतार का मंदिर कहां पर है, अजमेर के अंदर। सिंपल है, सिंपल तरीके से समझा दिया। फिर इसके दरबारी कवि काम आते हैं, बहुत ही दरबारी कवि है इसके, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कौन इसके दरबारी कवि थे, तो आप पहले लगाओ हेडिंग दरबारी कवि। इसका इतिहास लगभग पूरा होता है अपने। अब इसके जो दरबारी कवि है उसकी बात करते हैं। तो यहां लिखो दरबारी कवि। एक तो था देवबोध इंपॉर्टेंट है और 3-4 बार क्वेश्चन आ रखा है दरबारी कवि का नाम, देवबोध और धर्मघोष। ये इसके दो दरबारी कवि थे, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन आ रखा है। फिर इसके पुत्र है, ये भी पुत्र भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसके जो 3 पुत्र हुए थे, तीनों शासक बने थे। आपने कहीं देखा होगा या सुना होगा। इसके जो तीनों शासक थे कौन, विग्रहराज चतुर्थ, जगदेव और सोमेश्वर, तीनों ही शासक बने थे, इसीलिए इसके पुत्र इंपॉर्टेंट है। तो इसके पुत्र तो लिखो आप, विग्रहराज चतुर्थ, जगदेव और सोमेश्वर, ये इसके 3 पुत्र थे, विग्रहराज चतुर्थ, जगदेव और सोमेश्वर। इस जगदेव ने क्या किया, अर्णोराज की हत्या कर दी, अपने पिता की हत्या कर दी। और क्वेश्चन आ रखा है कई बार, चौहानों का प्रथम पितृहंता शासक किसको कहा जाता है, जगदेव को। इसने जिसको मारकर थोड़े दिन शासक बना था, फिर विग्रहराज चतुर्थ बन गया था। तो यहां पर लिखना, जगदेव ने अपने पिता की हत्या कर दी, और ये चौहानों का प्रथम पितृहंता शासक कहलाता है। यह चौहानों का प्रथम पितृहंता शासक कहलाता। इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन भी आ रखा, देख लेना आप ओल्ड पेपर उठा के। जगदेव, इसने क्या किया, इसके पिता की हत्या कर दी। ये थी अपनी बात अर्णोराज की। इसके बाद के शासक बना अपने विग्रहराज चतुर्थ। किस नाम से शासक बनता है, बिसलदेव चौहान के नाम से। 3 साल शासक रहा था जगदेव, 1133 से 55 तक
55 से 58 तक शासक रहा जगदेव। कोई इंपॉर्टेंट इसके अंदर कार्य नहीं किया क्योंकि ये तो पितृहत्याई शासक था, इसलिए इसको इतना इतिहास के अंदर महत्व दिया नहीं जाता। इसके बाद शासक होता है अपने विग्रहराज चौहान, जिसको अपन कहते हैं बिसलदेव चौहान के नाम से ये शासक बना था 1158 से 1163 तक। 58 से 63 छोटी सी शासक रहा, लेकिन बहुत ही बड़ा बड़ा काम करके गए थे, बड़े बड़े काम करके गया था। और इसको कहते हैं, इसने कवि बांधव की उपाधि दी जयानक भट्ट ने। जयानक भट्ट है, जो जयानक भट्ट ने एक पुस्तक लिखी पृथ्वीराज विजय। इसके बारे के अंदर अपन पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर, और ज्यादा चर्चा करेंगे बिसलदेव चौहान के बारे में। तो आपको ये क्लास कैसी लगी कमेंट्स के अंदर जरूर बताना। कोई भी आपको डाउट हो तो आप कमेंट्स कर देना। तो अपन मिलेंगे अब नेक्स्ट क्लास के अंदर, तब तक के लिए आप सभी को जय श्री कृष्ण।